नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल कैरियर कोच पे स्वागत है। आज हम लोग जेपीएससी पेपर 2 एवं जेएसएससी से संबंधित दूसरे टेस्ट सीरीज के दूसरे भाग को हल करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि इसके पहले के टेस्ट सीरीज को आपने हल किया है। यदि आप नहीं किए हैं तो कृपया उसे कर लेंगे। यह टेस्ट सीरीज जेपीएससी के सिलेबस के आधार पर बनाया गया है, इसलिए यह झारखंड की किसी भी अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं जिसमें झारखंड से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं उसके लिए यह अत्यंत उपयोगी है दोस्तों। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल है, कन्हर नदी छत्तीसगढ़ से गढ़वा के किस प्रखंड में प्रवेश करती है। तो हम लोगों ने पढ़ा है कि कन्हर नदी जो है वह छत्तीसगढ़ के सरगुजा से, कहां से, तो आप याद रखेंगे यह सरगुजा से दोस्तों निकलती है और यह उत्तर की ओर बहती हुई गढ़वा के साथ कुल 80 किलोमीटर का सीमा का निर्माण करती है दोस्तों। यह गढ़वा के भंडरिया प्रखंड में प्रवेश करती है। कहां पे, तो भंडरिया प्रखंड में प्रवेश करती है। उसके बाद यह रंका प्रखंड जो है उसके पश्चिमी सीमा से होते हुए धुरकी प्रखंड में प्रवेश करती है। इसके बाद यह पश्चिम की ओर मुड़ती है और मुड़कर उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर जाती है दोस्तों। तो इस प्रकार इस सवाल का जो उत्तर हुआ वह हुआ भंडरिया प्रखंड, और यह सवाल 7वीं से 10वीं जेपीएससी में भी यह पूछा गया था दोस्तों, इसलिए यह सवाल काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। अगला सवाल है कि सकरी नदी का मुहाना कहाँ है। तो हम लोग जानते हैं कि यह जो नदी है वह छोटा नागपुर से निकलकर हजारीबाग, पटना, गया और मुंगेर जिलों से होकर प्रवाहित होती है दोस्तों, और यह उत्तर पूरब की ओर बहती हुई क्यूल एवं मोरहर नदियों के साथ मिलकर, किसके साथ, क्यूल और मोरहर नदी के साथ मिलकर गंगा के ताल क्षेत्र में बिखर जाती है। इस प्रकार इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वह क्या होगा, तो गंगा का ताल क्षेत्र। इसका जो अभी हमने बताया कि ये क्यूल और मोरहर के साथ मिल जाती है। इस प्रकार इसका जो आपका सहायक नदी हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो क्यूल और मोरहर। ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये सब आप याद रखेंगे, मोरहर दोस्तों। और इसका एक उपनाम भी है। इसका उपनाम क्या है, तो इसका उपनाम जो है वो है सुमागधी दोस्तों। और यह जो है वह किस लिए प्रसिद्ध है, तो यह प्रसिद्ध है आपका अपने मार्ग बदलने के लिए। जिस प्रकार बिहार में कोसी नदी जो है वो कुख्यात है, उसी प्रकार यह भी जो है वह कुख्यात है मार्ग बदलने के लिए। तो इस नदी से संबंधित जो भी फैक्ट्स हैं आप इसे याद रखेंगे। अगला सवाल है, वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार झारखंड के कितने प्रतिशत भूभाग पर वन है दोस्तों। तो अभी जो है हम लोग जानते हैं कि जो वन रिपोर्ट है वो हर एक 2 साल में आता है दोस्तों। तो अगर वन रिपोर्ट 2019 का हम लोग बात करें तो उसके अनुसार झारखंड के 29.62% भूभाग पर वन पाए जाते थे। परंतु अगर वन रिपोर्ट 2021 का बात करें हम लोग तो यह जो है वह बढ़ा है दोस्तों, और अब हो गया है 29.76%। तो इस प्रकार इस सवाल का जो आंसर होगा वह हो जाएगा 29.76%। अगला सवाल है आपका कि झारखंड में न्यूनतम 1% वाले जिले कौन सा है दोस्तों। तो आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपसे ये नहीं पूछा गया है कि सबसे कम वन कहाँ है, इसमें पूछा गया है आपसे कि सबसे 1%। ये प्रतिशत ध्यान दीजिएगा, नहीं तो आप कंफ्यूज कर सकते हैं। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों वह हो जाएगा आपका जामताड़ा। कितना, तो जामताड़ा। यहाँ पे सिर्फ कितना वन है, तो यहाँ है आपका 5.56% वन ही यहाँ पे पाया जाता है। उसके बाद कौन है दोस्तों, तो उसके बाद है आपका आता है देवघर। देवघर में कितना है, तो 8.22% जो है यहाँ वन है। उसके बाद कौन है, तो उसके बाद है आपका धनबाद। धनबाद में कितना है, तो 10.47% दोस्तों। अब अगर इसमें पूछा जाता कि न्यूनतम वन क्षेत्रफल, प्रतिशत न पूछकर आपसे अगर क्षेत्रफल पूछ दिया जाता तो भी यहाँ पे जो आपका सबसे पहले जो आता वो आता जामताड़ा, उसके बाद आपका आता देवघर और फिर आता धनबाद। तो यहाँ पे भी क्रम आपका सेम ही रहता। परंतु अगर यहाँ अगर आपसे पूछ दिया जाता कि सर्वाधिक
वन क्षेत्रफल, ध्यान दीजिए प्रतिशत नहीं, सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है दोस्तों, तो वो हो जाता आपका पश्चिमी सिंहभूम दोस्तों। ये आपका वन क्षेत्रफल का बात होता, परंतु अगर आपसे पूछ दिया जाता कि सर्वाधिक वन प्रतिशत वाला जिला, तो हो जाता आपका लातेहार। तो ध्यान दीजिएगा, ये सब जो सवाल है वो काफी कंफ्यूजिंग होता है, इस कारण इसे आप एक लिस्ट बना लीजिएगा, चार्ट बना लीजिएगा और तब याद कीजिएगा, तब आप इसे आसानी से याद कर पाइएगा दोस्तों। अगला सवाल है दोस्तों कि झारखंड में काइनाइट का सबसे बड़ा भंडार कहाँ है। तो झारखंड में काइनाइट का सबसे बड़ा भंडार जो है वह है आपका पूर्वी सिंहभूम में एक जगह है लिप्सा बुरू। ये कहाँ है आपका, तो ये आपका है पूर्वी सिंहभूम में दोस्तों। इसे आप याद रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है ये। और कोडरमा जो है वह कोडरमा में क्या पाया जाता है, तो यहाँ अभ्रक पाया जाता है और इसे भारत की अभ्रक की राजधानी, भारत की अभ्रक की राजधानी जो है इसे कहा जाता है। तो ये भी आप फैक्ट याद रखेंगे। नरवा पहाड़ और तुरामडी में ये दोनों जगह जो है वह यूरेनियम पाया जाता है। तो इस प्रकार इस सवाल का जो आंसर हो गया वह ए हो गया, लिप्सा बुरू। अगला सवाल है आपका, क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का सबसे बड़ा कोयला का खान कौन सा है। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि आपसे पूछा है क्षेत्रफल की दृष्टि से, अगर उत्पादन की दृष्टि से पूछता वो अलग आंसर होगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछेगा उसका अलग होगा। तो ध्यान दीजिएगा, झरिया जो है यह आपका उत्पादन की दृष्टि से सबसे बड़ा खान है और यह जो है यहाँ पे सबसे पहले जो है कोयला खनन का काम झरिया में ही हुआ था। किसके अंतर्गत, तो दामोदर घाटी निगम क्षेत्र के अंतर्गत हुआ था। परंतु अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा है तो इसका आंसर होगा आपका कर्णपुरा। यानी अगर उत्पादन की दृष्टि से सबसे बड़ा खान कौन था, तो झरिया, परंतु क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा होगा, तो यह हो जाएगा आपका कर्णपुरा दोस्तों। अगला सवाल है आपका कि कैंपा का पूर्ण नाम क्या है। पहला ऑप्शन है आपका झारखंड कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी। अगला है झारखंड कंट्रोलर अफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी। अगला ऑप्शन है आपका झारखंड कंपनसेटरी एजेंसी फंड एंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी। अगला है आपका इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ 4 ऑप्शन दिया गया है, उसमें आपको पता करना है कि कैंपा का पूर्ण नाम क्या है। तो दोस्तों कैंपा का जो पूर्ण नाम है वो है पहला यानी ए, यानी झारखंड कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी। अब कैंपा के बारे में आप कुछ फैक्ट्स है वो आप जान ले दोस्तों। तो कैंपा का जो गठन है वह भारत सरकार के द्वारा आपका जुलाई 2004, तो कब किया गया था, जुलाई आपका 2004 में जो है वह भारत सरकार के द्वारा इसका गठन किया गया था दोस्तों। और झारखंड में कैंपा को जो है वह अक्टूबर, कब, तो अक्टूबर 2009 में जो है वह झारखंड में अधिसूचित इसे किया गया था। इसका जो उद्देश्य है कैंपा का वह क्या है दोस्तों, तो सबसे पहला इसका जो उद्देश्य है वो है मौजूदा प्राकृतिक वनों का संरक्षण, सुरक्षा, पुनर्जनन एवं प्रबंधन करना। उसके बाद इसका है संरक्षित क्षेत्रों के अंदर और बाहर के जो वन्य जीव हैं उनके आवास का संरक्षण, सुरक्षा और प्रबंधन करना है। उसके बाद इसका है आपका प्रतिपूरक वनीकरण भी करना है, पर्यावरण सेवाएं जो है वह प्रदान करना है। उसके बाद विज्ञान, शोध, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण भी करना है एवं पर्यावरण संरक्षण और सतत वन प्रबंधन जो है वह इसका प्रमुख उद्देश्य है दोस्तों। तो इस प्रकार आप समझ गए होंगे कि इसका आंसर जो होगा वो ए होगा और ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये जो फैक्ट्स है आप वो भी याद रखेंगे। अगला सवाल है आपका कि उधवा झील पक्षी विहार झारखंड के किस जिले में है दोस्तों। तो हम लोग जानते हैं कि उधवा झील पक्षी विहार जो है वह झारखंड के किस जिले में है, तो यह है आपका साहेबगंज में। तो आप इसे याद रखने का प्रयास करेंगे। अगला सवाल है आपका कि स्वर्ण रेखा नदी परियोजना किसके सहयोग से चलाई जा रही है। तो यह परियोजना जो है वह विश्व बैंक के सहयोग से चलाई जा रही है। इसे जो है वह 1982
1983 में प्रारंभ किया गया था। यह झारखंड, पश्चिम बंगाल और आपका उड़ीसा का संयुक्त परियोजना है। ये आपका उड़ीसा का जो है वह संयुक्त परियोजना है दोस्तों। और इससे जो है वह लगभग 200 मेगावाट विद्युत का उत्पादन किया जाता है। कहां से? तो आपका हुंडरू जलप्रपात से दोस्तों। अगला सवाल है आपका कि बेंटोनाइट झारखंड के किस जिले में पाया जाता है? तो देखिए, बेंटोनाइट का जो निर्माण होता है वह ज्वालामुखी के राख से होता है और इसे हम लोग आम भाषा में मुल्तानी मिट्टी भी कहते हैं। यह साहिबगंज जिले में पाया जाता है मुख्य रूप से। अगला सवाल है दोस्तों कि झारखंड औद्योगिक एवं निवेश प्रोत्साहन नीति 2021 के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। आपको यह देखना है कि झारखंड औद्योगिक एवं निवेश प्रोत्साहन नीति से संबंधित कौन सा कथन यहाँ सही है। तो पहला ऑप्शन है आपका, राज्य सरकार द्वारा पूंजी निवेश का 25% एवं अधिकतम 6.25 करोड़ रुपए का इंसेंटिव प्रदान किया जाएगा। तो जी हाँ, यह पहला ऑप्शन सही है। यहाँ पे जो भी पूंजी निवेश होगा उसका 25% और अधिकतम 6.25 करोड़ जो है उतना का इंसेंटिव राज्य सरकार द्वारा दिया जाएगा। अगला ऑप्शन है आपका, सूक्ष्म उद्योगों के लिए 1 करोड़ रुपए एवं लघु उद्योगों के लिए 10 करोड़ रुपए तथा बड़े उद्योगों के लिए 25 करोड़ रुपए का अधिकतम निवेश पर इंसेंटिव प्रदान किया जाएगा। तो हाँ, ये भी सही है। यानी सूक्ष्म के लिए आपका 1 करोड़, लघु के लिए 10 करोड़ और बड़े उद्योगों के लिए 25 करोड़ के अधिकतम निवेश पर इंसेंटिव प्रदान किया जाएगा दोस्तों। अगला ऑप्शन है आपका, महिलाओं के निवेश पर 5% का अतिरिक्त इंसेंटिव प्रदान किया जाएगा। तो जी हाँ, ये भी ऑप्शन आपका सही है कि अगर महिलाएं यहाँ निवेश करते हैं तो उन्हें 5% का अतिरिक्त इंसेंटिव प्रदान किया जाएगा। तो इस प्रकार इस सवाल का जो आंसर होगा वो हो जाएगा डी, इनमें से सभी। अगला सवाल है दोस्तों कि झारखंड के विस्थापन एवं पुनर्वास नीति के संबंध में कौन सा कथन सही है। यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। आप इन चारों ऑप्शंस को चेक करेंगे कि झारखंड के विस्थापन और पुनर्वास नीति से कौन कौन से कथन यहाँ संबंधित हैं। तो पहला ऑप्शन है आपका, 100 या इससे अधिक परिवारों का अनैच्छिक विस्थापन हो तो राज्य सरकार अधिसूचना के द्वारा उपायुक्त के स्तर से अन्यून किसी अधिकारी को पुनर्स्थापना एवं पुनर्वास प्रशासक के रूप में नियुक्त करेगी। तो जी हाँ, ये ऑप्शन सही है कि अगर 100 या इससे अधिक परिवार का अगर विस्थापन होता है तो उपायुक्त के स्तर से अन्यून किसी भी अधिकारी को जो है वह प्रशासक के रूप में नियुक्त करेगी। अगला है, 100 से कम परिवार के विस्थापन वाली परियोजनाओं के मामले में उपायुक्त प्रभावित परिवारों के पुनरुत्थान एवं पुनर्वास के लिए जिम्मेवार होंगे। जी हाँ, ये भी ऑप्शन आपका सही है। अगर 100 से कम परिवारों का विस्थापन होता है तो वहां जो उपायुक्त होंगे वह पुनरुत्थान और पुनर्वास के लिए जिम्मेवार होंगे। अगला ऑप्शन है आपका, 100 अथवा अधिक परिवारों के अनैतिक विस्थापन में सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन किया जाएगा। जी हाँ, यह भी ऑप्शन आपका सही है कि अगर 100 या उससे अधिक परिवारों का अगर विस्थापन होता है तो वहां पे सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन किया जाना जरूरी है दोस्तों। तो इस प्रकार इस सवाल का जो आंसर हो गया वह हो गया डी, इनमें से सभी। ये क्वेश्चन जो है ये सब काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपने देखा होगा कि जो 7वीं से 10वीं जेपीएससी के जो एग्जाम हुआ था उसमें इसी प्रकार का सवाल आपसे पूछा गया था दोस्तों। अगला सवाल है दोस्तों कि कर्तव्य निर्वाह के दौरान उग्रवादी गतिविधियों में मारे गए पुलिसकर्मी व सरकारी सेवकों के आश्रितों को झारखंड सरकार के द्वारा कितनी अनुग्रह राशि प्रदान की जाती है। तो यह जो राशि है वह है आपका 10 लाख। यदि कभी भी पुलिसकर्मी व सरकारी सेवक अपने कर्तव्य निर्वाह के दौरान अगर मारे जाते हैं उग्रवादी गतिविधि में तो उनके परिवार को कितने रुपए दिए जाएंगे, तो 10 लाख रुपए जो है वह अनुग्रह राशि प्रदान की जाएगी। अगला सवाल है आपका, झारखंड औद्योगिक एवं निवेश प्रोत्साहन नीति 2021 का प्रमुख उद्देश्य क्या है।
तो ये जो नीति पूछे जाते हैं दोस्तों, उनके उद्देश्य से भी सवाल आते हैं, तो इनके उद्देश्य को भी आप याद रखने का प्रयास कीजिएगा। तो पहला है निर्यात क्षमता वाले उद्योगों पर ध्यान केंद्रित करना। तो जी हाँ, वैसे उद्योग पर ध्यान केंद्रित करना जिससे हम निर्यात कर सके। अगला है आपका राज्य में 1 लाख करोड़ का निवेश आकर्षित करके 5 लाख रोजगार सृजित करना। तो जी हाँ, यह भी झारखंड औद्योगिक एवं निवेश प्रोत्साहन नीति 2021 का प्रमुख उद्देश्य था। तो ये भी ऑप्शन आपका सही है दोस्तों। अगला है नवाचार, स्टार्टअप तथा तकनीकी हस्तांतरण को प्रोत्साहित करना। तो जी हाँ, ये भी आपका ऑप्शन सही है। इस प्रकार ये तीनों ऑप्शन जो है वह झारखंड औद्योगिक एवं निवेश प्रोत्साहन नीति 2021 के उद्देश्य से संबंधित है दोस्तों। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका डी। अगला सवाल है दोस्तों कि झारखंड राज्य स्टार्टअप नीति कब लागू किया गया था। तो यह जो नीति है वह लागू किया गया था आपका 2016 में। तो 2016 में कब दोस्तों? तो यह किया गया था आपका 6 अक्टूबर 2016 में। देखिए जेपीएससी में आपका नीति से हमेशा सवाल पूछा जाता है दोस्तों, और आप पिछले 7वीं से 10वीं जीपीएससी जो हुआ था उसका आप क्वेश्चन निकाल के देखेंगे तो आप उसमें पाएंगे कि नीति से संबंधित कितने सवाल पूछे गए हैं। तो इस प्रकार आप इन सवालों को जरूर से याद रखिएगा। अगला सवाल है आपका झारखंड की खेल नीति 2020 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पे आपका 4 ऑप्शन दिया गया है जो कि झारखंड की खेल नीति 2020 से संबंधित है दोस्तों। इससे आपको देखना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वह सही है, कौन सा इससे संबंधित है। तो पहला ऑप्शन है इस नीति की घोषणा 29 सितंबर 2020 को की गई थी। तो जी हाँ, इसकी घोषणा 29 सितंबर 2020 को की गई थी। खिलाड़ियों एवं कोच को जयपाल सिंह मुंडा अवार्ड प्रदान किया जाएगा। तो जी हाँ, खिलाड़ी और कोच दोनों को प्रोत्साहित करने के लिए जयपाल सिंह मुंडा अवार्ड प्रदान किया जाएगा दोस्तों। ये भी ऑप्शन आपका सही है। तीसरा है खेल निदेशालय की ओर से प्रतिवर्ष खेल प्रतिभा खोज का आयोजन किया जाएगा। तो जी हाँ, ये भी आपका ऑप्शन सही है। इस प्रकार इस सवाल का जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका डी। अगला सवाल है दोस्तों कि हैदराबाद इंडस्ट्रीज लिमिटेड झारखंड में कहां अवस्थित है। तो दोस्तों हैदराबाद इंडस्ट्रीज लिमिटेड जो है वह झारखंड में जस्सीडी में है जो कि देवघर में है दोस्तों। तो इस सवाल का जो आंसर हो गया वह हो गया आपका बी, देवघर। अब ये जो इंडस्ट्रीज है वह किसी से संबंधित है दोस्तों? तो ये है आपका एस्बेस्टस से। किस चीज से? तो एस्बेस्टस, ये आप याद रखेंगे, एस्बेस्टस से संबंधित है ये। अगला है आपका झारखंड राज्य में मिट्टी के शिल्पकारी को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 2017 में कौन सा बोर्ड का गठन किया गया था। तो कौन सा बोर्ड का गठन किया गया था? तो ये था आपका माटी कला बोर्ड का गठन किया गया था। किस लिए किया गया था? तो मिट्टी के जो शिल्पकारी है उसको प्रोत्साहित करने के लिए दोस्तों। अगला सवाल है कि एशिया का सबसे बड़ा कोल वाशरी कौन सा है। तो हम लोग जानते हैं कि एशिया का सबसे बड़ा कोल वाशरी जो है वो है आपका करगली। कहाँ? तो ये कहाँ पड़ता है? तो ये आपका पड़ता है बोकारो में दोस्तों, बोकारो में। और ये जो आप देख रहे हैं कौन सा? तो ये कर्णपुरा, ये भी आपका एक कोल वाशरी है। लोधा जो है ये भी एक कोल वाशरी है। और जामडोबा ये भी एक आपका कोल वाशरी है। तो इस प्रकार इस सवाल का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। SPIDA स्पाइडा का फुल नेम क्या है, यानी पूर्ण नाम क्या है? तो देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। एक है आपका संथाल परगना इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, सोशल पार्टी इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, संथाल प्रॉपर्टी इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी और सोशल वेलफेयर प्रॉपर्टी इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ए। क्या है? तो संथाल परगना इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा कि झारखंड में जो औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण है उसमें टोटल 4 विकास प्राधिकरण है। कौन कौन सा? तो एक है आपका बाइडा। कौन सा? तो बाइडा। ये क्या है?
तो ये है आपका बोकारो, ये याद रखिए काफी इंपॉर्टेंट है ये, बोकारो इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी। एक तो आपका स्पाइडा हो गया, एक हो गया बाइडा हो गया, एक है AIADA आइडा। ये क्या है? तो ये है आपका आदित्यपुर या इसको ही कुछ जमशेदपुर भी कहते हैं। जमशेदपुर इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी दोस्तों। यानी अगर ऑप्शन में आपका आदित्यपुर या जमशेदपुर कोई भी हो तो आंसर ये हो जाएगा। उसके बाद आपका स्पाइडा हो गया, बाइडा हो गया, एक आइडा हो गया, एक है आपका राइडा, RIADA। ये क्या है आपका? तो ये है आपका रांची इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो इस प्रकार टोटल झारखंड में जो औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण है वो 4 है, स्पाइडा, बाइडा, आइडा और राइडा। ये आप याद रखेंगे। अगला सवाल है आपका कि हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन संयंत्र में उत्पादन कब प्रारंभ हुआ था? तो देखिए, अगर उत्पादन का बात करता है तो उत्पादन जो इसका प्रारंभ हुआ था वह हुआ था आपका 1964 ईस्वी में। अब हम लोग जानते हैं कि हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन को शॉर्ट में हम लोग क्या लिखते हैं? तो इसे लिखते हैं हम लोग HEC। अब इससे संबंधित कुछ अन्य फैक्ट्स हैं जो हमेशा परीक्षाओं में पूछे गए हैं दोस्तों, उतने आप याद करने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, HEC की स्थापना कब हुआ था? तो इसका स्थापना हुआ था 1958 में। कब? तो 1958 में। किसके सहयोग से? तो ये हुआ था आपका रूस और चेकोस्लोवाकिया। ये आप याद रखेंगे, स्लोवाकिया के सहयोग से हुआ था इसका स्थापना। अब इसकी जो स्थापना हुई थी दोस्तों वो हुई थी कंपनी अधिनियम 1956 के तहत। किसके तहत? तो कंपनी अधिनियम 1956 के तहत। और हम लोग जानते हैं कि HEC के अंतर्गत जो है 3 संयंत्र हैं। कौन कौन है? तो एक है आपका HMBP। इसे क्या कहते हैं हम लोग? तो इसे कहते हैं हम लोग हैवी मशीन, क्या? हैवी मशीन बिल्डिंग प्लांट। ये सब काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, इसे आप याद रखेंगे दोस्तों। बिल्डिंग प्लांट, इसे आप याद रखेंगे। और ये जो हुआ था HMBP यानी हेवी मशीन बिल्डिंग प्लांट, ये किसकी सहायता से हुआ था? तो ये हुआ था आपका रूस की सहायता से। ये सभी याद रखेंगे, ये सभी पूछ देता है। एक है आपका HMTP। ये क्या है? हैवी मशीन टूल्स प्लांट। क्या है ये? हैवी मशीन टूल्स प्लांट। याद रखेंगे दोस्तों आप, प्लांट। ये किसके सहयोग से हुआ था? तो ये जो हुआ था वो हुआ था आपका चेकोस्लोवाकिया। और एक है आपका फाउंड्री फोर्ज प्लांट। ये क्या है? तो ये है आपका FFP। इसे क्या हम लोग कहते हैं? तो उसे कहते हैं हम लोग फाउंड्री फोर्ज प्लांट। ये किसके सहयोग से हुआ था? तो ये हुआ था आपका चेकोस्लोवाकिया। यानी इसमें हम लोग क्या क्या देख लिए कि इसकी स्थापना कब हुआ था? तो 58 में हुआ था। किसके सहयोग से?
रूस और चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से। इसके अंदर कुल 3 संयंत्र है। कौन? एक है HMBP आपका हैवी मशीन बिल्डिंग प्लांट, एक है आपका HMTP हैवी मशीन टूल्स प्लांट, एक है आपका FFP फाउंड्री फोर्ज प्लांट। और इसमें जो आपका उत्पादन शुरू हुआ था वो कब हुआ था? तो 1964 में। यानी इससे संबंधित जितने भी फैक्ट्स हैं मैंने आपको बता दिया और ये आप याद करने का प्रयास करेंगे दोस्तों। अगला सवाल है आपका कि लातेहार जिले में अवस्थित महुआ डांड अभ्यारण्य किस प्रजाति के लिए संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? तो ये देखिए, ये पहला तो सवाल यही से हो गया कि महुआ डांड अभ्यारण्य जो है वो कहाँ अवस्थित है? तो ये है आपका लातेहार जिले में। और ये किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? तो ये है आपका विलुप्त प्राय प्रजाति जो है एक, कौन सा? तो भेड़िया। यानी किसके लिए है? तो भेड़िया के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। अब अगर हम लोग बात करें तो हम लोग जानते हैं कि एक जो आपका हाथी परियोजना है वह कहाँ चलता है? तो ये आपका दालमा वन्यजीव अभ्यारण्य में चल रहा है। कहाँ पे? तो दालमा वन्यजीव अभ्यारण्य में। और ये आपका कहाँ है? तो ये आपका पूर्वी सिंहभूम में है दोस्तों। और अगर बाघ का बात करें दोस्तों तो बाघ से संबंधित एक फैक्ट्स क्या है कि विश्व की सबसे पहली बाघ जनगणना कहाँ हुई थी? तो ये हुआ था आपका बेतला राष्ट्रीय उद्यान में। कब हुआ था? तो 1932 ईस्वी में। तो इस प्रकार आप इससे संबंधित जो है फैक्ट्स वो याद रखेंगे। अगला सवाल है आपका कि बेतला राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब की गई थी? तो बेतला राष्ट्रीय उद्यान की जो स्थापना है दोस्तों यह कब की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी आपका 1986 ईस्वी में। कब? तो 1986 ईस्वी में। और अभी हम लोगों ने देखा था कि सबसे पहले बाघ की जो यहाँ जनगणना यही हुई थी। अब देखिए अगला जो सवाल था आपका वो इसी से संबंधित है कि विश्व की पहली बाघ गणना कहाँ की गई थी? तो सबसे पहले बाघ गणना कहाँ किया गया था आपका? तो यह किया गया था आपका बेतला राष्ट्रीय उद्यान में। और ये कब किया गया था दोस्तों? तो ये आपका किया गया था 1932 ईस्वी में। तो इस प्रकार अगर आप एक सवाल को हल करते हैं तो उससे संबंधित जितने भी फैक्ट्स हैं उसे भी आप याद करने का प्रयास करेंगे तो अगला सवाल जो होगा वो आसानी से आपसे हल होता चला जाएगा दोस्तों। अगला सवाल है आपका कि झारखंड राज्य का सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है? तो देखिए जो झारखंड राज्य का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है वह है आपका पलामू अभ्यारण्य। कौन सा? तो पलामू अभ्यारण्य। यह कहाँ अवस्थित है? तो यह है आपका पलामू में। और इसका क्षेत्रफल कुल कितना है दोस्तों? तो इसका कुल क्षेत्रफल जो है वो है आपका 752.94 वर्ग किलोमीटर। अगर पारसनाथ अभ्यारण्य का बात किया जाए तो यह कहाँ अवस्थित है? तो यह आपका गिरिडीह में। कहाँ पे? तो यह आपका गिरिडीह में अवस्थित है। इसका कुल क्षेत्रफल कितना है? तो इसका कुल क्षेत्रफल आपका 49.33 वर्ग किलोमीटर। हजारीबाग अभ्यारण्य कहाँ अवस्थित है? तो ये हजारीबाग में ही है। इसका कुल क्षेत्रफल कितना है? तो इसका कुल क्षेत्रफल जो है वह है आपका 186.25 वर्ग किलोमीटर। गौतम बुद्ध अभ्यारण्य कहाँ अवस्थित है? तो यह जो अभ्यारण्य है यह है आपका कोडरमा में अवस्थित। कहाँ? तो कोडरमा में अवस्थित है। इसका कुल क्षेत्रफल कितना है? तो इसका कुल क्षेत्रफल है 121.14 वर्ग किलोमीटर। अब यहाँ पे जो याद रखने वाली चीजें हैं वह है कि आप सभी अभ्यारण्य किस जिले में अवस्थित है वो याद रखेंगे और कम से कम ऊपर से जो सबसे बड़े अभ्यारण्य है उनका आप नाम याद रखेंगे। तो इससे लगभग सवाल आपका बन जाएगा दोस्तों। अगला है आपका कि पलामू व्याघ्र परियोजना में केंद्र और राज्य की हिस्सेदारी का अनुपात क्या है? तो देखिए जो भी वन जीव के लिए जो परियोजनाएं चलाई जा रही है दोस्तों उससे भी सवाल पूछे जाएंगे जेपीएससी में। तो अगर हम लोग पलामू व्याघ्र परियोजना का बात करें तो यह केंद्र प्रायोजित योजनाएं थी। यानी पहले इसमें केंद्र का 100% हिस्सेदारी था दोस्तों, परंतु वर्तमान में जो है केंद्र और राज्य के बीच जो है वो 60 और 40 का अनुपात है दोस्तों। तो इस प्रकार से इस सवाल का जो उत्तर हो गया वह हो गया आपका ए 60 और 40। अगला सवाल है आपका कि शिवलिंगम फूल झारखंड में कहाँ लगाया जा रहा है? तो देखिए शिवलिंगम फूल जो है वह काफी आकर्षक फूल होता है दोस्तों और यह लाल कैसा होता है? तो यह होता है आपका लाल और सफेद होता है। लाल और सफेद जो है यह होता है। और ये जो फूल है दोस्तों
यह मुख्य रूप से हिमाचल प्रदेश की तराई क्षेत्र में पाया जाता है। कहां पाया जाता है? तो हिमाचल प्रदेश के तराई क्षेत्र में। और यह फूल जहां होता है दोस्तों, वह अपने आसपास काफी दूर तक अपनी खूबसूरती को जो है और सुगंध को जो है वह बिखेरता है। इसे झारखंड में कहां लगाया जा रहा है? तो इसे झारखंड में जो है वह लगाया जा रहा है आपका देवघर में। देवघर में कहां? तो देवघर में जो है वह देवघर रूट कंवरिया पथ जो है उसमें लगाया जा रहा है। तो इस प्रकार इस सवाल का जो उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा देवघर। इसमें आप याद रखिएगा कि ये पाया कहां जाता है? तो मुख्य रूप से हिमाचल प्रदेश के तराई क्षेत्र में पाया जाता है। किस प्रकार का होता है ये? लाल और सफेद। देवघर में कहां लगाया जा रहा है? तो कंवरिया रूट पथ जो है उस पे लगाया जा रहा है दोस्तों। अगला सवाल है आपका कि झारखंड में गिद्धों की कौन सी प्रजातियां पाई जाती है? कौन कौन सा प्रजाति है? तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है। कौन कौन सा ऑप्शन है? तो एक है आपका बेंगलेसिस, अगला है आपका जिप्स इंडिकस और एक है आपका इजिप्शियन। अगला ऑप्शन है आपका इनमें से सभी। तो दोस्तों झारखंड में जो है वह तीनों प्रकार जो है वह पाए जाते हैं, यानी इसका जो उत्तर हो गया वह हो गया आपका डी। और यह काफी महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों। इससे भी कुछ फैक्ट्स है, ये भी आप देख लें। इनमें से जो दो प्रजातियां हैं, कौन कौन? तो एक आपका जो प्रजाति है आपका ये जो बेंगलेसिस है और एक है आपका इंडिकस, ये सिर्फ हजारीबाग में पाया जाता है। तो ये कहां पाया जाता है? आपका हजारीबाग में। ये आप याद रखेंगे, ये दोनों जो प्रजाति है सिर्फ ये पाया जाता है आपका हजारीबाग में। तो इस प्रकार से इस सवाल का जो आंसर हो गया था वह कौन सा हो गया था? तो ये हो गया था आपका डी। अगला सवाल है आपका कि कल्पतरु वृक्ष की झारखंड में कितनी संख्या है? तो देखिए कल्पतरु वृक्ष जो है वह एक अफ्रीकी मूल का वृक्ष है और इसका चिकित्सीय महत्व काफी अधिक है। अगर भारत में बात किया जाए तो भारत में कुल यह कितना है? 9 वृक्ष है। और झारखंड में कितना है? तो झारखंड में अगर बात किया जाए तो 4 है। और ये झारखंड में रांची में ही सिर्फ कितना है? तो ये 4 है। अगर झारखंड में बोले तो भी 4, रांची में बोले तो भी 4। इसका महत्व क्या है? तो इसका चिकित्सीय महत्व है। और देखिए इसका जो आपका जल भंडारण की क्षमता है वह काफी अधिक है इसमें। इसके अलावे जो इसमें जो है वह कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, फाइबर पाया जाता है, प्रोटीन, कैल्शियम जो है वह पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है दोस्तों। अगला सवाल है आपका कि मुख्यमंत्री जनवन योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो देखिए मुख्यमंत्री जनवन योजना की जो शुरुआत है वह किया गया था आपका 2015 में। कब? तो 2015 में। इसके अंतर्गत क्या किया गया था दोस्तों? तो निजी भूमि पर वन रोपण के लिए लोगों को प्रोत्साहित इसमें किया गया था। और इसमें जो है प्रति एकड़ आपका 445 काष्ठ वृक्ष और आपका 160 फलदार वृक्ष लगाने का इसमें लक्ष्य रखा गया था दोस्तों। और लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए इसके रख रखाव में जो भी खर्च आता दोस्तों उसका 50% जो है वह सरकार के द्वारा दिया जाता है। तो इस प्रकार इसका जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा 2015 यानी। अगला सवाल है दोस्तों आपका कि झारखंड में झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? तो देखिए झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी इसको शॉर्ट पे हम लोग लिखते हैं JSPCP। इसकी स्थापना जो है वह किया गया था आपका 2001 ईस्वी में। यानी कब? तो 2001 में। इस प्रकार इसका आंसर हो गया आपका बी। अगला है आपका कि झारखंड ऊर्जा नीति कब लागू किया गया था दोस्तों? तो देखिए झारखंड ऊर्जा नीति जो है वह आपका 2012 में लागू किया था। कब लागू किया गया था? तो 2012 में। ग्रीन हाउस गैस, आप लोग ग्रीन हाउस गैस के बारे में जानते होंगे, तो उसके उत्सर्जन को कम करने के लिए झारखंड ऊर्जा नीति 2012 लागू किया गया था। इसमें गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत जो है उसके विकास पर विशेष बल दिया गया था। और इस नीति में 10 वर्ष कितना? तो कुल 10 वर्ष में कुल ऊर्जा उत्पादन का जो आपका 50% गैर परंपरागत स्रोत से उत्पादन करने का इसमें लक्ष्य रखा गया है दोस्तों। तो इस प्रकार इसका जो उत्तर हो गया 2012 हो गया। और देखिए ये सब जो सवाल है वह काफी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। अगला सवाल है आपका कि जल संसाधन के लिए उचित प्रबंधन के लिए झारखंड राज्य जल नीति कब लागू किया गया था? तो देखिए झारखंड राज्य जल नीति जो है
वह कब लागू किया गया था? तो 2011 में लागू किया गया था दोस्तों। अगला सवाल है आपका कि सामाजिक कार्य के क्षेत्र में बेहतर कार्य के लिए झारखंड से किसे राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो किसे सम्मानित किया जाएगा? तो फलक फातिमा को सम्मानित किया जाएगा दोस्तों। इसमें कुछ अन्य फैक्ट्स भी हैं, वो आपको याद रखने की जरूरत होगी। जैसे ये जो अवार्ड दिया जाएगा, ये भारत सरकार के युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय की एक इकाई है, राष्ट्रीय सेवा योजना, उसके ओर से यह दिया जाएगा दोस्तों। और इसमें जो है भारत से कुल कितने? तो 30 स्वयं सेवक हैं, उन्हें यह पुरस्कार दिया जाएगा। जिसमें आपके झारखंड से कौन है? तो ये है आपके फलक फातिमा दोस्तों। तो ये आप नाम याद रखेंगे। अगला सवाल है दोस्तों कि 14 सितंबर 2022 को झारखंड राज्य सरकार ने आरक्षण अधिनियम 2001 में संशोधन करते हुए आरक्षण की सीमा को 50% से बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दी है? तो देखिए यह प्रतिशत जो है अभी कितना कर दिया गया है दोस्तों? तो 77% कर दिया गया है। और किसमें संशोधन किया गया है? तो आरक्षण अधिनियम 2001 में संशोधन किया गया है। अगला सवाल है आपका कि हाल ही में किसने भोपाल में चल रही 17वीं राष्ट्रीय यूथ नेशनल एथलेटिक्स में 800 मीटर बालिका वर्ग की रेस में स्वर्ण पदक जीता है? तो यह झारखंड के खेलकूद से काफी महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों। तो किसने जीता है? तो ये जीते हैं आपका आशा किरण। किसने? तो आशा किरण में क्या में जीते हैं? तो 800 मीटर बालिका वर्ग रेस में क्या जीता है? स्वर्ण पदक। कहाँ ये हुआ था? तो ये हुआ था आपका दोस्तों भोपाल में। अगला सवाल है आपका कि हाल ही में किनका चयन रग्बी फुटबॉल अंडर 20 टीम के लिए राष्ट्रीय कैंप के लिए हुआ है? तो किनका चयन हुआ है? तो पुष्कर पुनीत सिंह का चयन जो है वह रग्बी फुटबॉल अंडर 20 के राष्ट्रीय कैंप के लिए किया गया है दोस्तों। अगला सवाल है आपका कि झारखंड लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? तो जैसा आप लोगों को पता होगा कि हाल ही में जो है वह डॉक्टर मेरी नीलिमा किरकिट्टा को जेपीएससी झारखंड लोक सेवा आयोग यानी झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। इसके पहले डॉक्टर अमिताभ चौधरी जो थे वह जेपीएससी के अध्यक्ष थे, जिनका दोस्तों हाल ही में निधन हो गया है। अगला सवाल है आपका कि अंडर 17 भारतीय महिला फुटबॉल टीम में झारखंड के कितने फुटबॉल खिलाड़ियों का चयन किया गया है? तो कितने फुटबॉल खिलाड़ियों का चयन किया गया है दोस्तों? तो कुल 6 खिलाड़ी जो हैं उनका चयन अंडर 17 भारतीय महिला फुटबॉल टीम के लिए किया गया है। इन 6 का नाम क्या है दोस्तों? तो इन 6 खिलाड़ियों का नाम अगर आप याद रखना चाहें तो रख सकते हैं, क्योंकि इससे भी सवाल जो है वह पूछा जा सकता है। तो एक का नाम है आपका अष्टम उरांव, अगला है आपका अंजलि मुंडा, एक है आपका अनीता कुमारी, एक है आपका नीतू लिंडा। क्या? तो नीतू लिंडा। एक है आपका पूर्णिमा कुमारी, एक है आपके सुधा अंकित तिर्की। तो कुल ये 6 खिलाड़ी जो हैं इनका चयन अंडर 17 भारतीय महिला फुटबॉल टीम के लिए झारखंड से किया गया दोस्तों। अगला सवाल है आपका कि हाल ही में झारखंड में कब से आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम, ये कार्यक्रम है दोस्तों राज्य सरकार का, ये कब से शुरू किया गया है? तो यह 12 अक्टूबर से शुरू किया गया है और इसे 2 चरणों में चलाया जाएगा दोस्तों। तो पहला चरण जो है वह कब से स्टार्ट होगा? ये होगा आपका 12 से लेकर 22 अक्टूबर तक चलेगा और दूसरा चरण जो है वह 1 से लेकर 14 नवंबर तक चलेगा दोस्तों। तो इस तरह से यह जितने भी करंट के सवाल है वो काफी महत्वपूर्ण सवाल हैं, तो आप इन्हें याद रखने का प्रयास कीजिएगा दोस्तों। अगला सवाल है दोस्तों
कि दुनिया भर में प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो यह किस दिन मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को या 9 अक्टूबर को या 10 अक्टूबर को या 11 अक्टूबर को? तो यह मनाया जाता है आपका 11 अक्टूबर को। आप डेट के साथ इसका थीम भी याद रखेंगे। तो 2022 का जो अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस है उसका थीम क्या है दोस्तों? तो उसका थीम है आपका आवर टाइम इज नाउ, आवर राइट, आवर फ्यूचर। ये आप थीम इसका याद रखेंगे दोस्तों। अगला सवाल है आपका कि प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात के किस गांव को भारत का पहला 24x7 सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया है? तो यह कौन सा गांव है दोस्तों? तो यह गांव है आपका मोढेरा। कौन सा गांव है? तो यह है आपका मोढेरा। इसके साथ ही गुजरात के जो मेहसाना जिले में, कहां पे है ये? तो गुजरात का मेहसाना जिला में है, वहां यह गांव स्थित है दोस्तों। और यह पहला सोलर विलेज भी जो है वह बन गया है। तो इस प्रकार इसका जो आंसर होगा वह क्या होगा? तो इसका आंसर होगा आपका ए। अगला सवाल है आपका कि वरिष्ठ राजनेता, क्या? तो वरिष्ठ राजनेता मुलायम सिंह यादव का निधन हो गया है। वे किस पार्टी के संस्थापक थे? तो दोस्तों अभी मुलायम सिंह यादव जी का निधन हो गया है। वह यहाँ किस पार्टी के संस्थापक थे? तो राष्ट्रीय लोकदल, समाजवादी पार्टी, अंबेडकर समाज पार्टी या पीस पार्टी ऑफ इंडिया? तो वो किसके संस्थापक थे? तो वो थे आपके समाजवादी पार्टी के दोस्तों। इनके बारे में कुछ और तथ्य है वो भी आप जान लेंगे। वे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में 3 कार्यकाल तक कार्य किए थे। यानी कितने बार वो मुख्यमंत्री रहे हैं? तो 3 बार उत्तर प्रदेश के वो मुख्यमंत्री रहे थे। अगला सवाल है आपका कि सितंबर 2022 के लिए आईसीसी वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ की विजेता कौन बनी है? तो ये कौन बनी है दोस्तों? तो ये बनी है आपका हरमनप्रीत कौर। कौन बने हैं? तो हरमनप्रीत कौर। ये आपका सितंबर 2022 के लिए आईसीसी वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ की विजेता बनी है दोस्तों। अगला सवाल है आपका कि किस भारतीय महिला क्रिकेटर को गल्फ ऑयल इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? काफी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। तो किनको नियुक्त किया गया है? पूनम रावत, स्मृति मंधाना, सैफाली वर्मा या हरमनप्रीत कौर? तो किन्हें नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किया गया है आपका स्मृति मंधाना को दोस्तों। अगला सवाल है आपका कि झारखंड के प्रथम महिला हॉकी खिलाड़ी जिसने ओलंपिक खेला था, तो सबसे पहले कौन सा महिला खिलाड़ी है जिसने ओलंपिक खेला है दोस्तों? तो ऑप्शन है आपके सामने निक्की प्रधान, विजय नीलमणि खलखो, आश्रिता लकड़ा या प्रेमलता अग्रवाल? तो किसने सबसे पहले ओलंपिक खेला है? तो सबसे पहले ओलंपिक खेलने वाली जो महिला है वह है दोस्तों निक्की प्रधान। विजय नीलमणि खलखो जो थी वह सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय महिला एथलीट थी झारखंड की। यानी ये भी एक पहली महिला एथलीट कौन थी? तो विजय नीलमणि खलखो। अगर आश्रिता लकड़ा का बात करें दोस्तों तो ये सबसे पहला आपका अंतर्राष्ट्रीय महिला अंपायर है। यानी झारखंड की ये आश्रिता लकड़ा जो है वो सबसे पहले जो अंतर्राष्ट्रीय महिला अंपायर है वो है। अगला सवाल है आपका, अगला ऑप्शन जो आपका था वो था प्रेमलता अग्रवाल। तो प्रेमलता अग्रवाल कौन है? तो एवरेस्ट पर चढ़ने वाली ये प्रथम महिला है जो झारखंड की है। ठीक है, तो इस प्रकार इस सवाल का जो उत्तर हो गया वह हो गया आपका ए। अगला सवाल है आपका कि झारखंड के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो झारखंड के प्रथम राज्यपाल कौन थे? बाबूलाल मरांडी, इंदर सिंह नामधारी, मधु कोड़ा या प्रभात कुमार? तो सबसे पहले जो राज्यपाल थे झारखंड के वो थे आपके प्रभात कुमार। बाबूलाल मरांडी कौन थे? तो ये झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री थे दोस्तों। मधु कोड़ा कौन थे? तो ये झारखंड के प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री थे। और इंदर सिंह नामधारी कौन थे? तो ये झारखंड विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। इस प्रकार आप चारों ऑप्शंस को जो है याद रखने का प्रयास करेंगे। अगला सवाल है आपका कि झारखंड का सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र कौन सा है? तो सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र कौन सा है दोस्तों?
तो सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र है आपका पश्चिमी सिंहभूम, और चतरा जो है वह सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र है। इस प्रकार ये दोनों ऑप्शन आपका क्लियर हो गया होगा। अगला सवाल है आपका कि सभी महाद्वीपों की सर्वोच्च चोटी का आरोहण करने वाली प्रथम महिला कौन है? तो प्रथम महिला कौन है दोस्तों? तो सबसे पहले जो महिला थी झारखंड की, वह कौन थी? वो है आपकी प्रेमलता अग्रवाल। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है ये। अगला सवाल है आपका कि झारखंड में शहीदों का नगर किसे कहा जाता है? तो झारखंड में शहीदों का नगर किसे कहा जाता है? तो ये है आपका रांची। रांची को जो है वह शहीदों का नगर कहा जाता है दोस्तों। और देवघर को क्या कहा जाता है? तो देवघर को मंदिरों का शहर कहा जाता है। क्या कहा जाता है देवघर को? मंदिरों का शहर। और धनबाद को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो धनबाद को कहा जाता है आपका खदानों का शहर। यानी ये आप जो ऑप्शन है वो सारा आपका क्लियर हो गया होगा। तो आप ये 50 क्वेश्चन जो है आप बना लिए होंगे। यदि आपसे जो नहीं बना होगा उसे आप नोट डाउन करके उसे याद करने का प्रयास करेंगे, और जो नहीं बना होगा वो टॉपिक भी आप पढ़ने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ये सारा क्वेश्चन जो है वो जेपीएससी पेपर 2 के सिलेबस के आधार पर बनाया गया है, और ये 11वीं जेपीएससी के लिए अति महत्वपूर्ण है। दोस्तों, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, क्योंकि जब भी आपका वीडियो अपलोड होगा तो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। धन्यवाद।